नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी वायरलेस नेटवर्क में सिग्नल कैसे यात्रा करते हैं और कौन-कौन से कारक सिग्नल कवरेज और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आज हम इस विषय को और विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे सिग्नल प्रसार मैकेनिज्म और प्रोपेगेशन मॉडल्स की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। रेडियो प्रोपेगेशन मैकेनिज्म। वायरलेस कम्युनिकेशन में हर बार लाइन ऑफ साइट संभव नहीं है, क्योंकि वास्तव में हमारे पास ट्रांसमीटर और रिसीवर में बाधाएं होती हैं। जब सिग्नल बाधा से टकराता है तो 3 संभावित प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। इस मॉडल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर से वेव रेडिएट हो रही है और यह बाधा से टकरा रही है। इस डायग्राम में हमने 4 इमारत 1, इमारत 2, इमारत 3 और इमारत 4 दिखाई हैं और एक लैंप पोस्ट है। ये सब बाधा की तरह काम कर रहे हैं। बाधा से टकराने पर जो संभावित प्रभाव उत्पन्न होता है वो बाधा की सतह पर निर्भर कर रहा है। पहला प्रभाव है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तब होता है जब वेव एक ऐसी बाधा से टकराती है जो सिग्नल की वेवलेंथ की तुलना में आकार में बहुत बड़ी होती है, जैसे कि यह इमारत। और उदाहरण के तौर पर कहें तो पृथ्वी की सतह भी रिफ्लेक्शन पैदा कर सकती है। दूसरा मैकेनिज्म है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन तब होता है जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच कोई नुकीले कोने या किनारे मौजूद होते हैं, जैसे कि यह कार में बैठा यूजर रिसीवर की तरह काम कर रहा है और जब वेव ट्रांसमीटर से निकलती है और इमारत के कोनों से टकराकर रिसीवर तक पहुंचती है तो सिग्नल मुड़ जाता है और इसे हम रिसीवर तक पहुंचने की प्रक्रिया को डिफ्रैक्शन कहते हैं। यह इमारतों के कोनों, पहाड़ों या अन्य ठोस अवरोधों के कारण हो सकता है। अगला मैकेनिज्म है स्कैटरिंग और यह तब होता है जब सिग्नल किसी खुरदरी सतह या अनियमित सतह से टकराता है, जैसे कि यह लैंप पोस्ट जिसकी खुरदरी सतह है और अनियमित सतह है। इसी तरह जब रेडियो चैनल में ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार वेवलेंथ से कम होता है या प्रोपेगेटिंग वेव से कम होता है या जब बाधाओं की संख्या काफ़ी बड़ी होती है तो स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग सिग्नल को कई दिशाओं में फैला देती है और सिग्नल की ताकत और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रक्रिया अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों या कठिन भौगोलिक स्थानों में होती है। हर मैकेनिज्म का प्रसारित रेडियो वेव्स पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है, आपका मोबाइल फोन इमारतों और अन्य बाधाओं से टकराता है। रिसीवर पर यह सिग्नल कई रास्ते से पहुंचता है। मान लीजिए यह कार रिसीवर की तरह काम कर रही है। इस स्थिति में सिग्नल का इमारत की सतह से टकराने से रिसीवर को रिफ्लेक्टेड वेव, इमारत के कोने से टकराने से डिफ्रैक्टेड वेव और इमारत के पास लगे लैंप पोस्ट के टकराने से स्कैटर्ड वेव प्राप्त होंगी। इसका अर्थ है कि रिसीवर को ट्रांसमीटर से प्रसारित वेव की कई प्रतियां प्राप्त होंगी या मल्टीपल कॉपीज प्राप्त होंगी। यह एक ही संदेश है, लेकिन इसके विभिन्न संस्करण हैं। रिफ्लेक्टेड वेव एक घटक के रूप में कार्य करती है, डिफ्रैक्टेड वेव एक घटक के रूप में कार्य करती है और स्कैटर्ड वेव भी एक घटक के रूप में कार्य करती है। क्योंकि सिग्नल कई रास्तों से प्राप्त हो रहा है, इसे मल्टीपाथ घटक या मल्टीपाथ कंपोनेंट्स कहा जाता है। मल्टीपाथ प्रोपेगेशन की बात करें तो इन तीनों प्रभावों रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग के कारण रिसीवर को ट्रांसमीटर से आने वाली वेव्स की कई प्रतिलिपियां प्राप्त होती हैं। इसे मल्टीपाथ प्रोपेगेशन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि रिसीवर को कितनी सिग्नल पावर प्राप्त होगी। इस सवाल का उत्तर देने के लिए सभी प्रोपेगेशन मैकेनिज्म्स को ध्यान में रखते हुए सिग्नल की पावर को रिसीवर पर मापा जाना चाहिए। प्रोपेगेशन,
रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग से प्रभावित होता है और ये कारक सिग्नल की शक्ति के समय फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस, एंटीना की ऊंचाई आदि के आधार पर सिग्नल स्ट्रेंथ में भिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रोपेगेशन मॉडल्स की आवश्यकता होती है। इन मॉडल्स को मुख्यतः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले स्मॉल स्केल फेडिंग मॉडल। यह मॉडल छोटी दूरी यानी शॉर्ट रेंज और समय के साथ सिग्नल की तीव्र भिन्नताओं का अध्ययन करता है। जब यूजर बहुत छोटी दूरी जैसे एक कमरे के भीतर चलता है तो प्राप्त सिग्नल की तत्कालीन सिग्नल स्ट्रेंथ तेजी से बदलती है। इसे स्मॉल स्केल फेडिंग कहा जाता है। इसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि छोटी दूरी में रिसीवर पर औसत प्राप्त पावर कितनी होगी। अगला मॉडल है लार्ज स्केल फेडिंग मॉडल। यह मॉडल उन परिवर्तनों का अध्ययन करता है जो लंबी दूरी यानी लॉन्ग रेंज पर सिग्नल की शक्ति में होते हैं। जब यूजर बड़ी दूरी पर चलता है तो प्राप्त सिग्नल की औसत शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। इस घटना को लार्ज स्केल फेडिंग कहा जाता है। इन मॉडल्स का उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जाता है कि जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी बढ़ती है तो औसत प्राप्त पावर कितनी होगी। उदाहरण के तौर पर डायग्राम में y एक्सिस पर रिसीवर की प्राप्त शक्ति जो dBm में और x एक्सिस पर TR दूरी यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी को मीटर में दर्शाया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, जब यूजर छोटी दूरी जैसे 4 मीटर से 6 मीटर या 8 मीटर चलता है तो प्राप्त पावर में तेजी से उतार चढ़ाव होता है। इसे स्मॉल स्केल फेडिंग कहा जाता है और यह डायग्राम में काली लाइन द्वारा दिखाया गया है। जब उपयोगकर्ता बड़ी दूरी तय करता है जैसे 2 मीटर से 26 मीटर तो सिग्नल पावर में धीरे धीरे कमी होती है। इसे लार्ज स्केल फेडिंग कहा जाता है और यह डायग्राम में नीली लाइन द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार इन मॉडल्स का उपयोग वायरलेस नेटवर्क की बेहतर योजना और डिज़ाइन में किया जाता है। प्रोपेगेशन मॉडल्स के कुछ फायदे हैं, जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन का डिज़ाइन, सिमुलेशन और योजना बनाना बहुत आसान है। ये मॉडल प्रोपेगेशन चैनल की विशेषताओं को दर्शाते हैं। चूँकि वायरलेस चैनल की विशेषताएं गतिशील होती हैं, एक मॉडल के माध्यम से पूरे वायरलेस सिस्टम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और किसी रेडियो चैनल को मॉडलिंग करना कवरेज क्षेत्र और मॉड्यूलेशन स्कीम के निर्धारण में भी मदद करता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा मल्टीपाथ प्रोपेगेशन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग के कारण और सिग्नल पर उनका प्रभाव और प्रोपेगेशन मॉडल्स वायरलेस नेटवर्क डिज़ाइन में कैसे मदद करते हैं। अगले वीडियो में हम और रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।